बारिश की रात में शहर की चमकती हुई लाइट्स के दरमियान एक सादा होटल के वेटर अरुण का दिल तेज से धड़क रहा था जब इस अमीर और बहुत ही दिलकश खातून ने इसे घूरते हुए कहा कि इसके कपड़ों पर गरे सोप को साफ करने के लिए इसी होटल में एक लग्जरी कमरा बुक कर लिया है। अरुण की उम्र सिर्फ 26 साल थी, लेकिन इस खातून की 42 साल की जवान गोरी और दलकश जिस्म को देखकर उसके जिस्म में एक अजीब सी गर्मी दौड़ गई थी। उसके जिस्म में एक अजीब सी गर्मी दौड़ गई थी जो डर और कशिश दोनों को साथ लेकर आ रही थी। क्या ये सिर्फ सोप साफ करना था या कुछ और गहरा राज था जो उसकी जिंदगी को में आकर्षक कंटेंट और शेयर का था हमेशा के लिए बदलने वाला था। अरौन को नहीं पता था कि अगले चंद घंटों में वो औरत इसे सिर्फ नौकरी से नहीं बल्कि अपने बदन की भूख मिटाने के लिए इस्तेमाल करने वाली है। और दोस्तों, मेरा नाम अरुण है। मैं एक 5 सितारा होटल में वेटर की नौकरी करता था। इस दिन 5 सितारा होटल में वेटर की नौकरी करता था। इस दिन शाम का वक्त था। होटल में रौनक छाई हुई थी। अचानक एक खूबसूरत अमीर खातून की टेबल पर गलती से मेरे हाथ से सोप गिर गया। मैं बहुत डर गया क्योंकि अगर इसने मैनेजर से शिकायत कर दी तो मेरी नौकरी चली जाती। खातून तकरीबन 42 साल की थी, लेकिन देखने में 30 साल की जवान लड़की जैसी लग रही थी। इसका गोरा रंग दिलकश चेहरा और महंगे कपड़े देखकर मैं समझ गया कि वो बहुत अमीर है। मैंने फौरन माफ़ी मांगी और इसके कपड़े साफ करने लगा, लेकिन इस खातून ने कुछ नहीं कहा बल्कि मुस्कुराते हुए इसी होटल में एक लग्जरी कमरा बुक कर लिया और मुझे अंदर बुलाया। कमरे में घुसते ही मैंने देखा कि वो एक शानदार स्वीट था। मैं इसके कपड़े साफ करने लगा, तभी इसने अपना ड्रेस आहिस्ता आहिस्ता ऊपर खींचना शुरू कर दिया। इसके गोरे पांव और रानों के हिस्से नजर आने लगे। मैं से हैरान रह गया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अचानक उसने मेरे हाथ से कपड़ा छीन लिया और मेरा हाथ पकड़कर खुद के करीब खींच लिया। इसके बदन की महक और कुर्बत से मेरा दिमाग घूमने लगा। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अगले 2 घंटों तक वो मुझे अपने तरीके से इस्तेमाल करती रही। मैं समझ गया कि वो मुझे काम के लिए नहीं बल्कि ज़ाती भूख मिटाने के लिए चाहती है। इस रात के बाद मैं सोचता रहा कि ये क्या हो गया। मैं एक सादा लड़का था और वो एक अमीर खातून। अगले दिन मैं वक्त पर होटल पहुंचा। वही खातून अपने शौहर के साथ आई थी। मुझे उनकी सालगिरह थी। मैं उनका केक लेकर गया। शौहर उनके साथ बैठा हुआ था, लेकिन खातून की नज़र बार बार मुझ पर थी। मैंने केक टेबल पर रख दिया और दूसरी टेबल का ऑर्डर लेने चला गया। कुछ दिन बाद वो खातून फिर अकेली आई। इसके साथ और ख़वातीन भी थीं। उन्होंने मुझे ऑर्डर देने के लिए बुलाया। ऑर्डर लेते वक्त एक खातून ने जानबूझकर अपना पाँव उड़ा दिया। मैं डर गया। वो सब हंस रही थीं। उनकी अमीरी पर उन्हें बहुत गरूर था। बिल देते वक्त इस बड़ी खातून ने मुझे टिप दी और कहा, तुम जैसे हैंडसम लड़के को ये शोभा नहीं देता। फिर उसने अपना कार्ड थमा दिया। मैंने इनकार किया, लेकिन उसने जोर दिया कि बाहर ईंट पाथ पर पड़ेगी। इस रात होटल बंद होने के बाद मैं बाहर फुटपाथ पर सो गया। शहर में मेरा कोई नहीं था, इसलिए मैं रोज रात होटल के बाहर फुटपाथ पर सोता था। अचानक एक लग्जरी गाड़ी मेरे सामने रखी। वही खातून थी। इसने पूछा, तुम इस होटल के बाहर क्यों सो रहे हो? मैंने उसे सब कुछ बता दिया कि मेरा इस शहर से कोई नहीं है। मेरी हालत देखकर उसकी आंखों में मेरे लिए हमदर्दी नजर आई। फिर उसने कहा, अगर तुम्हें कोई मसला नहीं तो मैं तुम्हें रहने के लिए छत और इस कॉम्प से फिट तुम्हें रहने के लिए
और इस काम से बेहतर तनख्वाह देने का काम दे सकती हूँ। कुछ दिनों से फुटपाथ पर सोने की वजह से मुझे तकलीफ होती थी। कभी कभी आधी रात को पुलिस की गाड़ी राउंड पर आ जाती। कई बार पुलिस ने मुझे चोर समझकर डंडे भी मारे थे। फुटपाथ पर रहना आसान नहीं था। मैंने इस खातून से पूछा, क्या काम है, आप मुझे ऐसा क्या काम देने वाली हैं? इस खातून ने कहा, मुझे अपने घर के लिए एक भरोसामंद नौकर चाहिए जो अच्छी देखभाल करने वाला हो। मुझे लगता है कि तुम में ये दोनों खूबियां हैं। तुम्हारी ईमानदारी देखकर मुझे तुम पर भरोसा हो रहा है। मेरे पिछले नौकर ने देखी घर में चोरी की थी, इसलिए मैं किसी खातून को काम पर नहीं रखना चाहती। पिछले कुछ दिनों में मैंने होटल में तुम्हारी ईमानदारी देखी है। तुमने कभी खुद से टप नहीं मांगी। मुझे लगा कि उसकी बातें सही हैं। मैंने हां कर दी। जिशका वहां पहुंचते ही उसका घर महल जैसा था। वहां पहुंचते ही उसने मुझे मेरा कमरा दिखाया। उस कमरे में मेरे उम्र के लड़के के कपड़े भी थे। अब वो खातून मेरी मालकन गई थी। फिर उसने मुझे हाथ पांव धोने के लिए कहा। मुझे एक अलग बात रूम वाला कमरा दिया गया। हाथ हाथ पांव धोकर आर और कमरे में रखे दूसरे कपड़े पहनकर मैं बाहर आया। मालकन ने मेरे लिए खाना तैयार किया। मुझे भूख नहीं थी क्योंकि मैंने होटल में खा लिया था, लेकिन मालकन ने जोर देकर मुझे खाना खाने के लिए कहा। खाना खाकर मैं अपने कमरे में सोने चला गया। अगले दिन से मैंने अपना काम शुरू किया। घर की सफाई, नाश्ता वगैरह सब कुछ मैं करने लगा। सुबह सुबह मालकन छोटे कपड़ों में सब कुछ मैं करने लगा। सुबह मालकन छोटे कपड़ों में जॉगिंग के लिए निकलती। जब वो जॉगिंग से वापस आती तो पसीने से लथपथ रहती और जॉगिंग से लौटते ही वो अपने कमरे में चली जाती। कुछ वक्त बाद उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया। अंदर जाते ही मैंने देखा कि वो अब भी छोटे कपड़ों में थी। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। फिर उन्होंने मेरे हाथ में ठंडी पाउडर का डब्बा दिया और कहा, मेरी पीठ और गर्दन पर ये पाउडर लगा दो। उनकी पीठ और गर्दन बिल्कुल सख्त हो गई थी। पसीने की वजह से उन्हें खुजली हो गई थी। मालकन बिस्तर पर लेट गई जब मैं उन्हें पाउडर लगा रहा था। तब उन्होंने कहा, तुम्हारे हाथ का स्पर्श बहुत अच्छा लग रहा है। उनके बोलने पर मैंने कुछ नहीं कहा। अपना काम करके मैं बाहर आ गया। कुछ वक्त बाद मालकन अपने कमरे से बाहर आई और मेरे हाथ का बनाया नाश्ता खाकर बहुत खुश हुई। फिर उन्होंने कहा, मैंने बिल्कुल सही नौकर चुना लगा है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ऐसा ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन अचानक मालकन को उल्टियां आने लगीं। उन्होंने जो नंबर दिया था, इस पर मैंने कॉल की। वो नंबर उनके डॉक्टर का था। डॉक्टर घर आकर उन्हें देख कर गया। मालकिन को बाहर के खाने की मसला हो गया था। डॉक्टर ने जो दवाएं लिखी थी वो मैं ले आया। डॉक्टर के जाते ही मैंने मालकन से कहा, मालकन आपके शौहर को फोन करना चाहिए, लेकिन मालकन ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे इतना कुछ नहीं हुआ, मैं अपनी देखभाल खुद कर सकती हूँ और अब तुम भी मेरे साथ हो। मालकिन को उनके शौहर से बहुत नाराजगी थी, ऐसा मुझे लगा। उनकी बीमारी के दौरान मैंने उनकी बहुत देखभाल की। पिछले 2 दिन तो मैं उन्हीं के कमरे में सोया। अब धीरे धीरे उन्हें अच्छा लगने लगा था। इस दिन में उन्हें अपने हाथ से सूप पिला रहा था। उन्होंने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर उन्होंने मुझे अपना झोटा सूप पिला दिया। फिर वो बोली, अरुण तुम मेरी कितनी देखभाल करते हो। सच कहूं तो मुझे अब तुम जैसे शख्स की जरूरत है। बात करते हुए मैंने उनसे उनके शौहर के बारे में पूछा। उन्होंने कहा,
मेरा शौहर हमेशा अपने काम में मसरूफ रहता है, सिर्फ शादी की सालगिरह पर ही घर आता है। ए सिर्फ शादी की सालगिरह पर ही है। एक एक दिन बेवी को वक्त दिया तो पूरे साल शौहर की। जरूरत नहीं है, लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं ना। इतने बड़े घर में मैं दिन भर अकेली परेशान हो जाती हूँ। इसलिए मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर होटल में घूमने में वक्त बसर करती हूँ। लेकिन अब किसी शख्स की ज़रूरत है जो मुझे समझ सके। मेरे बच्चे भी शहर से बाहर तालीम हासिल कर रहे हैं। इस घर में अकेली ही पागलों की तरह घूमती रहती हूँ। बात करते करते मालकन अपनी मरीमात भूल गई। इसलिए मैंने उन्हें तसल्ली देकर उनके कमरे से बाहर निकल आया। मालकन की बातें सुनकर अरुण का मन अलझा गया। वो समझ गया था कि खातून इसे सिर्फ नौकर नहीं, बल्कि अपने अकेलेपन को भरने के लिए चाहती है। अगले कुछ दिन इसकी तबीयत ठीक हो गई। वो फिर से बाहर जाने लगी। एक शाम जब वो तैयार होकर जा रही थी तो अरुण ने इसे टोका। इसने कहा, मालकिन, अभी अभी आप ठीक हुई हैं। अगर आप फिर से बाहर का खाना खाएंगी तो फिर बीमार पड़ जाएंगी। मालकिन मस्कराई और बोली, बाहर में अकेली नहीं जा रही, तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। बाहर में कुछ खाऊं, इसका ख्याल रखने के लिए मैंने तुम्हें अपने साथ ले जा रही हूं, क्योंकि मुझे खुद पर कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर तुम वक्त वक्त पर मुझे टोकोगे तो मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगी। मालकन ने मुझे अच्छे से कपड़े पहनाकर तैयार होने को कहा। मैं उनके साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। आज पहली बार मैं एक 5 स्टार होटल की तरह खड़ा था। और इस होटल में मैं वेटर नहीं, बल्कि मालकन साथ मेहमान की तरह खड़ा था। इस रात मालकन ने काफी शराब पी ली थी। नशे में वो बार बार मुझसे स्टक रही थी। मालकन को मेरे गले से लपटे हुए देखकर वहां मौजूद एक खातून ने मुझसे कहा, तुम्हारी शोगर माम तुमसे बहुत खुश दिखती है। कभी कभी शोगर माम बदल कर देखो। ऐसा कहकर इस खातून ने मेरे हाथ में अपना कार्ड रख दिया। फिर जैसे ही इस खातून ने अपना हाथ मेरे गाल पर फेरा, मालकन इस पर भड़क पड़ी। इतनी नशे में होने के बावजूद भी मालकन को समझ आ गया कि इस खातून की मुझ पर गलत नजर डाली थी। मालकन शराब के नशे में डिगमगा रही थी। इसलिए मालकन को लेकर मैं घर की तरफ निकल पड़ा। घर पर पहुंचते ही मैंने उन्हें उनके कमरे में ले गया। तभी मालकन पूरी तरह नशे में चोर बिस्तर पर गिर पड़ी। जैसे ही मैंने उन्हें बिस्तर पर लटाया, वो उलटी समत में मुड़ गई। और उस वक्त उनका ड्रेस काफी ऊपर खसक गया। ये देखकर मुझे बहुत शर्म आई। मालकिन 20 साल की थी, लेकिन दिखने में जवान लड़कियों से कम नहीं थी। उनकी खूबसूरती और गोरा रंग देखकर मेरा दिल धड़कने लगा। लेकिन जिस नज़र से मैं उन्हें देख रहा था वो मुझे सही नहीं लगा। मैंने खुद को संभाला और मालकिन के ऊपर कंबल डालकर उनके कमरे से बाहर चला गया। अगले दिन सुबह मालकिन उठी तो उनका सर बहुत दर्द कर रहा था। मैंने अदरक की कड़क चाय बनाकर दी। चाय पीने के बाद मालकिन को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। फिर आज मालकिन पहली बार बाहर बाग में आई थी। जब मैं पौधों को पानी दे रहा था, मालकिन ने मेरे हाथ से पानी की पाइप ले ली और अपने हाथों से पौधों को पानी देने लगी। जब वो पौधों को पानी दे रही थी तो मैं अपना दूसरा काम करने चला गया। आज मुझे घर की बड़ी गाड़ी धोनी थी। अपना दूसरा काम करने धोनी थी। गाड़ी पर फोम लगाकर उसे धोने लगा। गाड़ी धोते वक्त पीछे से किसी ने मेरे ऊपर पानी फेंका। पीछे मुड़कर देखा तो वो मालकिन मुझ पर पानी मारने लगी थी।
वो इस वक्त अलग ही मूड में थी। उनकी शरारत देखकर मैंने भी अपने हाथ में पकड़ी पानी की नली से मालकिन पर पानी फेंकना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो मेरी तरफ आने लगी। पानी खेलते वक्त कब मैंने मालकिन के ऊपर फोम लगा दिया, मुझे भी पता नहीं चला। तभी मालकिन अचानक बोली स्टीचो, और मैं वहीं ठठक गया। फिर मालकिन ने मेरे जिस्म पर भी फोम लगा दिया, वहीं ठुठक गया। उन्होंने तो अपने गाल पर लगे फोम को मेरे गाल पर घिसकर मुझे भी फोम में लपेट दिया। ये सब एक हिंदी बॉलीवुड फिल्म की तरह लग रहा था। जब मैं स्टीचो की हालत में था, मालकन ने मेरे हाथ में पकड़ी पकड़ी पानी की नली से हमारे ऊपर पानी डालने लगी। अब हम दोनों साथ साथ भीग रहे थे। मालकन इस वक्त मेरे बहुत करीब थी। उनके स्पर्श से मेरे जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ रही थी। इसलिए मुझे नहीं लगा कि मैं स्टीचो हालत में रहूंगी। इसलिए मैंने खुद ही उनसे दौड़ जाने का फैसला किया। इस वक्त मैं भूल गया था कि वो मेरी मालकन हैं और मैं उनका नौकर हूं। उन्होंने मुझे आज़ादी दी होगी, लेकिन मुझे अपनी हदूद में रहना चाहिए था। मैं उनसे दूर होकर सीधे अपने कमरे में चला गया। सुबह ही मैं नहाया था, लेकिन मालकिन ने मुझे भगो दिया था, इसलिए मुझे फिर से नहाना पड़ा। मैं नहाकर बाहर आया तो मालकिन कहीं नहीं दिख रही थी। शायद वो अपने कमरे में थी। मैं खाना बनाने के लिए किचन में चला गया। मालकिन को खाने के लिए बुलाने उनके कमरे में गया। उनके के में जा खाने मैंने कहा खाने के लिए बाहर आइए, लेकिन मालकिन ने कहा वाना छोड़ो, रात को हम होटल गए थे, मुझे इसके बारे में तुमसे बात करनी है। मालकिन के ये कहते ही मैं डर गया, क्योंकि वो बहुत संजीदा होकर बात रही थी। लेकिन मैंने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया था कर रही थी। लेकिन मैंने आपको सही सलामत घर लाए। आप थे, आप नशे में थी, मैंने आपको सही सलामत घर लाया और कुछ नहीं। मेरी बात पर मालकन ने कहा, अरुण बाकी तो तुमने सच कहा, लेकिन कुछ बातें तुमने अब भी नहीं बताई। मैंने कहा बाकी बातें मतलब? तब उन्होंने कहा, कल मैंने पहली बार ड्रिंक नहीं किया था कि मुझे कुछ याद ना रहे। कल एक खातून आई और तुम्हें अपना कार्ड देकर गई और मैंने ये देखा था। क्या वो कार्ड अब भी तुम्हारे पास है? मैंने कहा नहीं। मालकन में ने वो कार्ड वहीं फेंक दिया था। मुझे जो चाही करे। ने वो कार्ड वहीं फेंक दिया था। मुझे मेरी तवक्कुआत से भी बेहतर मालकन मिली है। मुझे मेरी तवक्कुआत से भी बेहतर मालकन मिली है। तो मैं दूसरी जगह क्यों काम करूंगा? और वैसे कुछ शोगर माम जैसी बातें कर रही थी। तभी मालकन ने कहा, अगर तुम्हें शोगर माम के बारे में पता नहीं तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है। इस वक्त मालकन की आंखों में मेरे लिए कुछ अलग ही जज्बात दिख रहे थे। इस वक्त मालकन की आंखों में मेरे लिए कुछ अलग ही जज्बात दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बात करते करते मालकन की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगे, अरुण तुम पिछले कुछ दिनों से मुझे देख रहे हो। मेरा अकेलेपन शायद तुम्हें समझ में ना आए। अरे मैं 42 साल की हूं तो क्या हुआ, आखिर तो मैं भी एक औरत हूं। अभी मैं बूढ़ी नहीं हुई। लेकिन मेरे शौहर को ये समझ में नहीं आता। उन्हें तो मेरी फिक्र ही नहीं है। अरुण मुझे पैसों की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ एक मर्द का प्यार चाहिए और मुझे यकीन है कि तुम मुझे वो प्यार दे सकते हो। मालकन ने अचानक ये कहना शुरू कर दिया और शेयर करें। मालकन ने मुझे घर में, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, उन्होंने मुझे घर में काम के लिए नहीं बुलाया था, लेकिन उनके मन में मेरे लिए कुछ और ही ख्यालात थे। फिर वो कहने लगे, अभी कुछ वक्त पहले मुझे वो शख्स दिखाई दिया जो मुझे खुश कर सकता है। कुछ वक्त पहले जब हम पानी में भीग रहे थे
तब मुझे लगा कि मैं बहुत लिकी हूं। मेरे पास एक ऐसा शख्स था जो मेरी परवाह करता था। मालकन की खूबसूरती मेरी आंखों में बसी हुई थी। अब वो खुद मुझसे अप्रोच कर रही थी, तो मैं कैसे इनकार कर सकता था। मेरे जैसे नौजवान लड़कों को ऐसी खवातीन की ज़रूरत होती है जो हमें वो सीख दे देते हैं, जो हमें वो सीख दे सकें जो हमें चाहिए और हमारे गले भी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि आखिर में उनका ख्याल रखने वाला उनका शोहर होता है। उन्हें जो चाहिए था वो मैं उन्हें फ्री में दे सकता था। उसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं थी। उन्हें जो चाहिए था उसमें मुझे भी सीख मिल रहा था और उन्हें भी। कुछ वक्त किया होया कि मैं ये सीख माहिन तई मैंने और नाटक किया। मैंने मालकन को दिखाया कि मैं ये सब नहीं जानता और मैं तैयार ही नहीं हूं। तभी मालकन मेरे पास आ गईं। फिर उन्होंने कहा, मेरी कुछ सहेलियों ने मेरा अकेलेपन देखकर कुछ लड़कों से मेरी मुलाकात कराई, लेकिन मुझे तुम में जो दिखा वो उनमें नहीं दिखा। अब मैं दिल से तुम्हारे साथ अपना सारा दिख बांटने के लिए तैयार हूं और फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ ज्यादातर अपनी खुशी ही बांटूंगी। तब मैंने मालकन से कहा, मेरे प्यार का आपको बिल्कुल भी शबा नहीं करना चाहिए। जब आप मेरे पास आएंगी तो आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, मुझे इस पर भरोसा है। मेरे इस जवाब पर मालकन बहुत खुश हो गईं और उन्होंने मुझे किस कर गले लगा लिया और मेरा हाथ पकड़कर जिस पर फेराने लगें। अब वो रखने का नाम ही नहीं ले रही थीं। वो ये भी भूल गई थीं कि खाने का वक्त हो गया है। फिर मैंने उनसे कहा, मालकिन, अब मैं आपका हूं, पहले खाना तो खा लीजिए। मैंने उन्हें अपने कमरे में बैठने के लिए कहा और किचन में जाकर खाना लाया। मालकिन को मैंने अपने हाथों से पहला नवाला खिलाया। वो भी मुझे अपने हाथों से पहला नवाला खिलाया। वो भी मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने लगे, लेकिन मैंने खाना नहीं खाया। मैंने कहा, अगर अभी मेरा पेट भर गया तो मैं बाद में मेरी भूख मर जाएगी। मालकिन मेरी बात समझ गई थी। फिर उन्होंने मेरे हाथ से खिलाए गए कुछ नवाले खाए और फिर थाली को एक तरफ रख दिया। रख दिया। उनकी बेचैनी वाज़े दिख रही थी। जैसे ही हमने खाना खत्म किया, मालकन ने मुझे बिस्तर पर खींच लिया और फिर अपना जिस्म मेरे जिस्म से रगड़ने लगे। धीरे धीरे हम दोनों की आंखें बंद होती गईं। फिर मालकन कुछ ही वक्त में मुझ में पूरी तरह खो गई। फिर हम एक दूसरे की दुनिया में पहुंच गए। इस दिन शाम के बजने के बाद भी मालकन उठी नहीं थी। मैं उठकर उनके कमरे से बाहर चला गया। लगातार 3 दिन मालकन मुझ में खोई रहे। चौथे दिन उनका जिस्म दिखने लगा। मैंने अपने हाथों से उनकी तेल मालिश की। मैंने उनकी तेल मालिश की। मैं रसोई में काम कर रहा होता। मालकन मेरे साथ रसोई में काम करती थी। जब मैं पहली बार मालकन से मिला था और अब की मालकन में जमीन आसमान का और फर्क नजर आ रहा था। अब की मालकन का चेहरा इत्मीनान और खुशी से खुला हुआ था। अब मुझे लगने लगा था कि मैं इस घर में काम करने वाला नौकर नहीं, बल्कि इस घर का मालिक हूं। मालकन का रवैया भी वैसा ही था कि मैं खुद को मालिक समझने लगा था। हर रात में उन्हें बादाम शेक देता था। उन्हें सो से पहले कुछ मीठा खाने की आदत थी। मेरे हाथ का बनाया बादाम शेक उन्हें इतना पसंद आया था कि उन्होंने रोज से मांगना शुरू कर दिया था। मालकन ने रोज ही मुझसे मांगना शुरू कर दिया था। मालकन चेहरे से 42 साल की नहीं लगती थी, लेकिन चेहरे की खूबसूरती के बावजूद उम्र के साथ हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। लेकिन मालकन के मामले में मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा था। उनमें सच में नौजवान लड़कियों जैसी तवान अनाई थी।
इस रात जब मैं उन्हें शीख देने गया, पिछले 2 दिनों से मैं अपने कमरे में सो रहा था क्योंकि वो भले ही थकी नहीं थी, लेकिन मैं थक गया था। इस रात जब मैं मालकन के साथ कमरे में गया तो वो टीडी बियर को गले लगाए बैठी थी। वो जिस तरह से टीडी बियर को गले लगा रही थी, इससे कुछ अलग ही इशारा मिल रहा था। वो टीडी बियर को क्यों गले लगा रही थी, ये मुझे समझ आ गया था। टीडी बियर को एक तरफ रखकर वो मुझे अलग नजरों से देख रही थी। उन्हें क्या चाहिए था, ये मुझे समझ आ गया था। मालकन ने मुझे इस गड़िया को एक तरफ किया और मुझे गले लगाने लगे। तब मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, मालकन आज हम थोड़ी बातें करें। मैंने उनसे कहा, पिछले कुछ दिनों से मेरे मन में एक सवाल है, ये शोगर माम क्या होता है, क्या आप मुझे बताएंगी? तब उन्होंने कहा, शोगर माम मतलब कोई 40-50 साल की खातून और उसका प्रेमी 26-27 साल का, जैसे हमारा रिश्ते कुछ ऐसा ही। शोगर माम के पास ज्यादातर नौजवान लड़के ही आते हैं और उन खवातीन को वैसे ही नौजवान मर्द चाहिए होते हैं। ये नौजवान लड़के उन खवातीन को उनकी ज़रूरत का सिक देते हैं और वो खातून उन लड़कों को उनके मन चाहे पैसे देती हैं। उसमें लड़के बड़ी आसानी से पैसे देती हैं। उसमें लड़के उन लड़कों से पैसे कमा लेते हैं। वो खवातीन उन लड़कों से और भी बहुत कुछ करवाती हैं। मैंने पूछा, बहुत कुछ मतलब क्या? मालकन ने आगे कहा, वो खानसा अपने मन चाहे तरीकों से काम करवाती हैं। मेरी कुछ सहेलियां हैं जो अपना वक्त बसर करने के लिए उन नौजवानों से मनोरंजन करवाती हैं। फिर मालकन ने कहा, मुझे वो भी मनोरंजन देखना है। तब मैंने कहा, ठीक है। अगले दिन मालकन ने मुझे उनकी एक सहेली के घर जाने का वादा किया। मालकन ने बादाम शीक बनाया और फिर वो सो गई। अगले दिन वो मुझे उनकी कुछ सहेलियों के घर ले गई। वहां मैंने देखा कि एक बड़ी उम्र की खातून के साथ एक 25 साल का नौजवान इसकी खिदमत कर रहा था। वो खातून इससे बहुत बुरा बर्ताव कर रही थी। मुझे इस लड़के पर रहम आ रहा था, पर मुझे समझ आ गया कि वो खातून इसे मुनासिब पैसे देती है और इसी वजह से वो सब कुछ सह रहा है। वहां मैं ज्यादा देर नहीं रह सका क्योंकि वो देखने के लिए सही नहीं था। मैं मालकन को जल्द ही घर ले आया। घर पहुंचते ही हमें एक खूबसूरत लड़की नजर आई। मालकन को देखते ही इस लड़की ने उन्हें मम्मी कहकर पकारा। फिर मालकन ने इसे गले लगाया। मालकन से मेरी तरफ देखने लगी। इसने मालकन से मेरे बारे में पूछा। इसने मालकन ने कहा, ये हमारे घर का नया नौकर है। मालकन की बेटी बोलने और बर्ताव में बहुत खुली थी। इसने मुझे अपना नाम बताया, हाथ मिलाया। वो मुझे अटीक देख रही थी। इसने कहा, तुम बस नाम बताया और हाथ मिलाया। वो मुझे अटीक देख रही थी। इसने कहा, तुम अपने नाम की तरह ही बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें देखकर नहीं लगा कि तुम दी पर नौकर का काम कर सकते हो। तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत डेशिंग है। जितनी जल्दी हो सके ये नौकर का काम छोड़ो और कुछ तालीम हासिल करो। मालकन की बेटी मुझसे बात कर रही थी। तभी मालकन के चेहरे पर जुलन दिखाई दी। उन्होंने उसे मीठी बातें कहकर उसे कमरे में भेज दिया। उसके कमरे में जाते ही मालकन बोलने लगे, ये बगैर बताए घर कैसे आ गई? अब उनकी बेटी उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। 2 दिन बाद मालकन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। जैसे ही मैं कमरे में पहुंचा उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर उन्होंने कहा, अरुण मुझे तुमसे शादी करनी है, हम बस यहाँ से चले जाएंगे। जिस तरह मेरी बेटी तुमसे बातें कर रही थी वो देखकर मेरे मन में डर पैदा हो गया। तुम सिर्फ मेरे हो और इसलिए अब हम शादी करेंगे। पैसों की फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी।
मुझे लगा कि मालकन शादीशुदा हैं और इसलिए वो मेरे पीछे नहीं पड़ेंगी। लेकिन मेरा सोचा सब अल्टा हो गया था। मालकन तो मुझसे शादी करना चाहती थी। उनकी जिद देखकर मैंने कहा, मालकन मैं आपको अभी फौरन अपने गांव नहीं ले जा सकता। हमें कुछ दिन इस शहर में ही रहना पड़ेगा। पर हम यहाँ रहेंगे, पर हम कहाँ रहेंगे? इस पर मालकन ने कहा, तुम फिक्र मत करो। मेरी एक सहेली है जो उन चीजों में माहिर है, वो हमारी मदद जरूर करेगी। मालकन ने अपनी अलमारी में जितने भी पैसे और जीवर रखे थे सब अपने बैग भर लिए और मुझे लेकर घर से निकल गईं। उनकी बेटी इस वक्त अपने कमरे में सो रही थी। उसे बगैर बताए हम इस घर से निकल गए। मालकन मुझे अपनी किसी सहेली के घर ले गईं। उनकी सहेली भी उनकी उम्र की थी। उनके घर में मैंने अपनी ही एक लड़के को देखा। उनकन की अपनी ही उम्र के एक लड़के को देखा। मालकन की सहेली ने इस लड़के से हमारे लिए पानी लाने को कहा। वो बोली, ये मेरा नौकर है। फिर एक मालकन से पूछा, क्या आपकी सहेली का नौकर सिर्फ नौकर है या कुछ और? तब मालकन ने कहा, इसने इस लड़के को सेक्सों के लालच देकर फंसा लिया था। माधवी का शौहर उसे छोड़ चुका है। पैसों के बल पर एमा इस लड़के से नौकर की तरह काम करवाती है। मालकन ने मुझे माधवी के साथ रह रहे मालकन ने मुजुल्मों के बारे में सब कुछ बताया। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी मालकन अपनी सहेली जैसी नहीं थी। वो मुझसे सच में प्यार करती थी। मैं अपनी किस्मत पर खुश था। इस रात माधवी के घर में मैंने सबके लिए बादाम शेक बनाया। मालकन की सहेली को बादाम शेक बहुत पसंद आया। मालकन बादाम शेक का गिलास लेकर अपने कमरे में चली गई। रात में जब मालकन सो गई तो मैं अपने कमरे से बाहर निकले। बाहर माधवी का नौकर मेरी राह देख रहा था। बाहर माधवी मौना देख रहा था। मैं घर का दरवाजा खोलने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई। अरुण आवाज देने वाली मालकन थी। उन्होंने कहा, अरुण तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मेरा ख्याल तुम पर है। तुमने माधवी और मेरे बादाम शेक में क्या मिलाया था? मैंने कहा, मालकन मुझे माफ कर दो। मैंने आपके बादाम शेक में नींद की दवा मिलाई थी ताकि आप सुबह तक सोती रहें। पर आपने वो बादाम शेक नहीं पिया, ये मुझे पता था। मालकन ने पूछा, अरुण ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें भी तो मुझसे प्यार था और हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। फिर तुम इस नौकर के साथ रात कहाँ जा रहे हो? तुम इस नौकर के साथ रात को कहाँ जो करूंगी? तुमने समझा कि माधवी की तरह मैं तुम्हारे साथ बर्ताव करूंगी। मालकन की बात सुनकर मैंने कहा, मालकन मुझे माफ कर दो। ना मैं आपसे प्यार करता हूँ, ना ही मैं आपसे शादी करने वाला हूँ। मैं तो अपने भाई को ढूंढने के लिए यहाँ आया था। आपकी सहेली का ये नौकर मेरा बड़ा भाई है और कुछ साल पहले नौकरी की तलाश में मेरा भाई शहर आया था। वो एक होटल में काम करता था, ये मुझे पता था। वो अपनी कमाई का थोड़ा बहुत पैसा घर भेजता था। अचानक उसकी फोन कॉल और मैसेज आना बंद हो गए। मैंने उसकी बहुत तलाश की लेकिन वो हमें नहीं मिला। जिस होटल में वो काम करता था वहाँ के कुछ मुलाजिमीन ने मुझे उसकी मालूमात दी। मेरा भाई आपकी सहेली की दिखाई गई पैसों के लालच में फंस गया। उसकी धमकियों की वजह से वो यहाँ से नहीं निकल सका। जिस होटल में हम मिले थे वहाँ के कुछ मुलौन ने आपके ग्रुप को देखकर मुझे बताया था कि जिस खातून के जाल में मेरा भाई फंसा है वो खातून आपके ग्रुप में है। कुछ दिन पहले एक पार्टी में आप मुझे अपने साथ ले गई थी। यहाँ मैंने आपकी कुछ सहेलियों से मुलाकात की लेकिन इसमें मेरा भाई नहीं दिखा।
आज मेरी तलाश यहाँ आकर खत्म हुई। सच्चाई सुनने के बाद मालकुन ने कहा, अरुण, अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था तो हमारे दरमियान जो हुआ वो क्या था? तब मैंने मुस्कुराहट के साथ कहा, मालकुन, हमारे दरमियान कुछ भी नहीं हुआ है। मैं हर रात आप के मीठे पदार्थ में नींद की दवा मिला देता था, जिससे आप थोड़ी देर बाद ही सो जाती थी। मुझे ऐसा रिश्ता कभी मंजूर ही नहीं था। मालकिन, आपका अपना खानदान है, आपके बच्चे हैं, आपके शौहर हैं। आज आप मेरे लिए अपने खानदान को छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन मालकिन, मैं आपको एक नसीहत देना चाहता हूँ। आज जो आप करने जा रही हैं उससे आपको कुछ दिन का सिख मिल जाता है, लेकिन एक बार आपके पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो मैं हूं या कोई और मर्द वो आपको अगले ही पल छोड़ देता है। पल भर के सिख के लिए आप अपनी जिंदगी का सच्चा सिख खो बैठती हैं। इस उम्र में आप अकेली क्यों महसूस करती हैं? आपके शौहर काम में मसरूफ रहते हैं ताकि आप और आपके बच्चे को अच्छी जिंदगी मिल सके। कभी कभी आप खुद ही अपने शौहर से कहें कि वो आपको वक्त दें। इतने सालों से आप उनके साथ घर बसा रही हैं। आज पल भर के सिख के लिए आप उन्हें छोड़ने को तैयार थीं। 40 के बाद एक खातून का सच्चा सिख उसके बच्चे, उसका शौहर और इसका खानदान होता है। यही आजकल की खवातीन भूल गई हैं। जो आप मुझसे देख रही थीं वो आपको अपने शौहर में ढूंढना चाहिए था। आज लोग पल भर के लिए सिख बाहर के लोगों में ढूंढते हैं, लेकिन सच्चा सिख अपने खानदान और अपने लोगों के साथ ही होता है। मालकन को समझ में आ गया था कि वो क्या गलती कर रही थी। उन्होंने कहा, अरुण, में अपना सुनहरी खानदान खोने जा रही थी, लेकिन तुमने मुझे वक्त पर संभाल लिया, इसीलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शादीशुदा होते हुए भी बाहर पल भर के सिख ढूंढने वाले लोग हकीकत में अपनी जरूरतें पूरी कर रहे होते हैं, और एक बार जब इनकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो आखिर में किसी की बर्बादी के साथ ही होता है। किसी भी शादीशुदा खातून का सच्चा सिख इसका शौहर होता है और मर्द को सिख देने वाली इसकी बेवी होती है। ये नहीं भूलना चाहिए कि बाहर के लोग आपको अपने लोगों की तरह प्यार नहीं कर सकते। ये ख्याल में रखना चाहिए।